ये हमारी दूसरी क्लास है। वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण आज हम लोग पढ़ेंगे। वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण। प्राचीन काल से ही मनुष्य प्राकृतिक जनित रेशों से वस्त्र निर्माण का कार्य लेता रहा है। इन प्रकृतिदत्त रेशों का मूल स्रोत प्रकृति ही है। इनमें से कुछ प्राकृतिक तंतु पेड़ों से, कुछ जानवरों से तथा कुछ कीड़ों मकोड़ों आदि से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक जनित इन रेशों का उपयोग वस्त्र निर्माण हेतु सर्वोत्तम होता है। इन रेशों की लोकप्रियता व उपयोगिता के कारण इनके वस्त्र आज भी उतने ही प्रचलन में हैं। वस्त्र निर्माण कला उत्तरोत्तर प्रगति करती रही, अतः प्रकृति प्रदत्त रेशों के अतिरिक्त अन्य रेशों की वस्त्र निर्माण हेतु आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। क्योंकि प्राकृतिक जन्य रेशे काफी कम व सीमित मात्रा में ही उपलब्ध थे, वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आदि का प्रयोग करके रासायनिक विधियों द्वारा संश्लेषित वस्त्र निर्मित किए गए। इन संश्लेषित रेशों को प्राकृतिक तंतुओं के गुणों के समान ही गुणशाली बनाया गया। सन 1960 से पूर्व तंतुओं के वर्गीकरण को लेकर वस्त्र उद्योग में बड़ी कठिनाइयां होती थी। निर्माता अपने तंतु को विभिन्न व्यापारिक नाम देते थे, इससे तंतुओं की पहचान में कठिनाई उत्पन्न होती थी। अतः 3 मार्च 1960 से संयुक्त राज्य कांग्रेस ने वस्त्र तंतु उत्पादन पहचान अधिनियम बनाया, जो प्रभावहीन हो गया। इसके अनुसार सभी वस्त्र के लेबलों पर 5% से अधिक मात्रा वाले तंतुओं का नाम तथा प्रकार का उल्लेख होना आवश्यक कर दिया गया। कुछ तंतु जैसे ऊन, रेशम, कपास और लीलन प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होते हैं और उनमें यह विशेषताएं होती हैं कि वस्त्र बनाने हेतु उनका उपयोग किया जा सके। विज्ञान की सहायता से मनुष्य इस योग्य हो सका है कि वह नए तंतुओं का उत्पादन करे। इसलिए हम आज प्राकृतिक तंतुओं के साथ संश्लेषित या मानव निर्मित तंतु भी प्राप्त पाते हैं। प्राकृतिक तंतुओं का वर्गीकरण उनके स्रोतों और उनके रासायनिक संगठन के आधार पर किया जाता है। प्राणिज और वनस्पतिक एवं खनिज तंतु 3 प्रकार के होते हैं। प्राणिज, दूसरा है वनस्पतिक, तीसरा है खनिज। संश्लेषित तंतुओं को उनके रासायनिक स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वस्त्र उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाले महत्वपूर्ण तंतुओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, नीचे दिया गया है। प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु में इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है प्राणिज। प्राणिज में ये है बाल वाले तंतु, जैसे कि भेड़, ऊन, मोहेर, ऊँट के बाल, अल्पाका, विक्यूना, कोकून, रेशम, ये सब प्राणिज हैं। वनस्पतिक में बीज वाले बाल, कपास, कापोक, दूब की घास। और वह है बास्ट तंतु, फ्लेक्स, हेम्प, जूट, रेमी।
स है पत्ते वाले तंतु, अपाका, पाइनएप्पल तंतु। जैसे कि प्राकृतिक में प्राणिज में ये सब आ जाएंगे, जैसे कि भेड़, भेड़ की ऊन, मतलब भेड़ से ऊन प्राप्त होगा। मोहेर से भी, ऊँट के बाल, अल्पाका, विक्यूना, कोकून, रेशम, ये सब प्राणिज में आ जाएंगे। वनस्पतिक में बीज वाला, जैसे कि कपास, कापोक, दूब की घास। और इसमें बास्ट तंतु, फ्लेक्स, हेम्प, जूट, रेमी। सी पत्ते वाले तंतु, अबाका, पाइनएप्पल तंतु। अब खनिज तीसरे नंबर पर है खनिज। खनिज में एक आएगा एस्बेस्टस। और चौथे नंबर पर है प्राकृतिक रबर। और दूसरा पॉइंट जो प्राकृतिक वाला पहला था, और दूसरा है संश्लेषित तंतु। इसमें पहला पॉइंट है पुनरुत्पादित सेल्यूलोज, रेयॉन। इसमें अ है विस्कस, ब है कुप्रामोनियम, स है फोर्टिसन। इसमें भी दो भाग हैं, नियमित और दूसरा है फोर्टिसन 36। अब इसमें दूसरा वाला पॉइंट है सेल्यूलोज स्टर्स। इसमें अ है एसीटेट, ब है अनिल, अर्निल है क्या, अर्निल। अब प्रोटीन, तीसरा वाला पॉइंट प्रोटीन है। इसमें अ है प्राणिज वाले, केसिन, ब है वनस्पति, कार्न विकारा। चौथा पॉइंट है काच। पांचवा पॉइंट है धातु, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। छठवां है नायलॉन। इसमें है पॉइंट करके दो, अ है टाइप 66, ब है टाइप 6। पॉलिएस्टर सातवें नंबर पर तंतु, सातवें नंबर पर पॉलिएस्टर तंतु। इसमें एक पॉइंट है डेक्रॉन। आठवें नंबर पर है एक्रेलिक तंतु। इसमें अ है आर्लान, अ था आर्लान। बी है एक्रिलॉन, सी है डायनेल। अब 9वें नंबर पर बिनाइल डेरिवेटिहल। इसमें अ है विनायल, एच, ब है सरन। वस्त्र तंतुओं का प्राकृतिक और संश्लेषित तंतु के रूप में वर्गीकरण में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि कोई भी प्राकृतिक वस्त्र तंतु नहीं होता, वरन केवल प्राकृतिक तंतु होते हैं, और मनुष्य वस्त्र उद्योग में उपयोग हेतु इनका चयन करता है। वह कहते हैं कि मनुष्य द्वारा चयन किए गए यह तंतु प्रकृति द्वारा अन्य उद्देश्यों हेतु उत्पादित किए जाते हैं, जबकि मनुष्य उनकी नस्ल सुधार करके और विशेष देखरेख करके वस्त्र निर्माण हेतु उपयोग में लाता है। उदाहरणार्थ जैसे बालों वाला ऊनी कोट भेड़ों और अन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु उनके शरीर में पाया जाता है। कैटरपिलर रेशम का धागा अपने शरीर के ऊपर एक आवरण या कोकून निर्मित करने के लिए बुनता है, ताकि वह उसके अंदर कीड़े में परिवर्तित हो सके। कापोक और दूब वाली घास बीज के वाहक के रूप में प्रकृति में उपयोगी होती है। कपास के लिए यह माना जाता है कि वह बीजों को शुष्क होने से बचाता है। बास्ट और पत्तियों वाले तंतु पौधे के
ढांचे के भाग को बनाते हैं, उन्हें दृढ़ता प्रदान करते हैं। एएसटीएम ने 100 विभिन्न प्राकृतिक तंतुओं की सूची बनाई है। यद्यपि आज इनमें से 20 से कम तंतु उद्योग, घरेलू और परिधान के उपयोग हेतु वस्त्र निर्माण में उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें से प्रचलित तंतु हैं कपास, जूट, रेयान, ऊन, एसीटेट, अन्य संश्लेषित तंतु जैसे फ्लेक्स और रेशम। करीब 100 वर्ष पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग के उपयोग हेतु तंतु बनाया। सर्वप्रथम प्राकृतिक तंतु रेशम, जो कि सबसे अधिक महंगा तंतु है और विशिष्ट गुणों वाला तंतु है, इसकी अनुकृति हेतु तंतु बनाया गया और नाम दिया गया कृत्रिम रेशम। बाद में इसे रेयान कहा गया। अन्य तंतुओं के उत्पादन में, जो कि पूर्णतः रासायनिक विधि द्वारा कच्चे पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित तंतु कहा जाता है। चूंकि बाद में ऐसा कोई संतोषप्रद शब्द प्राप्त नहीं हो सका जो संश्लेषित को मानव निर्मित तंतुओं से अलग कर सके, अतः बाद में विस्तृत रूप से इस शब्द को सभी ऐसे तंतुओं के लिए स्वीकार किया जाने लगा जो कि प्रकृति में उसके तैयार रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। प्रत्येक तंतु, चाहे प्राकृतिक हो या संश्लेषित, उच्च पॉलीमर या परमाणुओं की विशाल श्रृंखला से बने होते हैं, जो कि उसके अक्ष से कम या अधिक समानांतर रूप से क्रमबद्ध होते हैं। धागे की महत्वपूर्ण विशेषताएं उसके तंतुओं की लंबाई, आकृति, ऐंठन और रासायनिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। इन विशेषताओं में एक सामान्य इकाई की विशेषताएं भी सम्मिलित है, जो कि परमाणुओं की श्रृंखला बनाती हैं। साथ ही वह विशेषताएं भी सम्मिलित हैं जो कि इन इकाइयों की श्रृंखला में आबद्ध करती हैं और श्रृंखलाएं समूह में आबद्ध करती हैं। रेशेदार पदार्थों के दो मुख्य वर्ग होते हैं, प्रोटीन और कार्बोज। प्रोटीन तंतु का व्यवहार मुख्यतः अमीनो समूह की उपस्थिति के कारण होता है। अमीनो समूह की आधारीय प्रकृति कार्बोक्सिल समूह, जो कि तंतुओं में उपस्थित रहता है, का अम्लीय विशेषताओं पर प्रतिक्रिया करना है। सेल्यूलोज तंतुओं का रासायनिक व्यवहार ग्लूकोज इकाई व उसके साथ एल्कोहल समूह की उपस्थिति पर निर्भर करता है। प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु प्रकृति की किसी न किसी वस्तु से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरे अर्थ में वे तंतु जो प्रकृति में भी सदैव मूल रूप में ही रहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। कुछ तंतु विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के तनों व फूल जैसे रेयान, कुछ जानवरों की खाल में उपस्थित बालों से जैसे ऊन, तथा कुछ प्रकृति में प्राप्त कीड़ा मकोड़ों से जैसे रेशम प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खनिज तंतु भी होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त खानों से प्राप्त किए जाते हैं। खानों से प्राप्त सोना, चांदी, एस्बेस्टस आदि को पतले धागों के रूप में खींचा जाता है और उनसे वस्त्र बना लिए जाते हैं। पुराने समय से राजा महाराजाओं की पोशाक में इन्हें लगाकर उन्हें और अधिक आकर्षक व मूल्यवान बनाने का कार्य किया जाता था। इस प्रकार प्राकृतिक तंतु के 3 उपवर्ग हुए, वनस्पतिक, जांतव तथा खनिज। अब हम प्रत्येक प्रकार के तंतु का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करेंगे। पहला है प्राकृतिक वनस्पति जन्य तंतु। वनस्पति जन्य तंतु प्राकृतिक जनित
उन रेशों को जिन्हें वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है वनस्पति जन्य तंतु के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इन तंतुओं की रचना में मुख्य भाग सेल्यूलोज का होता है। मतलब जितने प्राकृतिक होते हैं उसमें सभी में सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज के अतिरिक्त इन तंतुओं की रचना में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का एक निश्चित प्रतिशत पाया जाता है। वनस्पतिक तंतु साद्र अम्लों की क्रिया से तुरंत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जबकि क्षारों का इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। वनस्पतिक तंतु पुनः दो प्रकार के होते हैं। वनस्पतिजन्य तंतु, इसमें दो भाग हैं। एक है बीज वाले तंतु, दूसरा है तने वाले तंतु। बीज वाले तंतु में कपास और दूसरा है कपोक, और तने वाले तंतु में लीलन, जूट, हेम्प ये सब आ जाएंगे। अब बीज पहले वाले में देखेंगे बीज वाले तंतु। वनस्पति जगत में कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके बीजों से तंतुओं की प्राप्ति होती है। बीज या कोय के चारों ओर चिपटी हुई अवस्था में तंतु लगे रहते हैं, जैसे कपास के। इन बीजों या को एकत्रित करके तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत हम कपास का अध्ययन करेंगे। दूसरा है कपास। इस तंतु की प्राप्ति कपास के पौधों से होती है। कपास के पौधे के जब फूल झड़ जाते हैं तब कोए निकाले जाते हैं। इन कोओं के चारों ओर कपास का रेशा चिपका रहता है, जो समस्त बीज को घेरे रहता है। तंतुओं का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है प्राकृतिक तंतु, दूसरा है कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु में इसको चार भागों में बांटा गया है। वनस्पतिक रेशे, दूसरा जंतु रेशे, तीसरा खनिज और चौथा है प्राकृतिक रबर। और कृत्रिम तंतु में इसको भी चार भागों में बांटा गया है। मानव निर्मित सेल्यूलोजिक रेशे, दूसरा है मानव निर्मित प्रोटीन रेशे, तीसरा है खनिज रेशे, चौथा है रासायनिक तंतु, चौथा है अन्य मानव निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे में इसमें आ जाएगा बीज से प्राप्त, मतलब बीज में कौन कौन से आ जाएंगे। कपास आएगा और कापोक आ जाएगा। फिर दूसरा है तने से प्राप्त रेशे। इसमें आएगा लीलन, जूट, हेम्प, रेमी। अब सी है पत्तियों से प्राप्त रेशे। अबाका, अनानास, सीसल। और डी है नारियल की जटा से प्राप्त रेशा। अब जानवरों के बालों से प्राप्त रेशे। इसमें आ जाएगा ऊन। और दूसरा है, मतलब वो ये था ए में 1 नंबर। अब बी है विशेष बालों से प्राप्त रेशे, जैसे अल्पाका, ऊँट, मोहेर, विक्यूना, कश्मीरी बकरी। अब सी है फर में अंगोरा खरगोश। दूसरा है जानवरों के द्रव्य। और इसके बाद है रेशम। खनिज में आ जाएगा एस्बेस्टस। प्राकृतिक रबर में रबर बस हो जाएगा। और मानव निर्मित सेल्यूलोजिक रेशे में रेयान आ जाएगा। रेयान के अंदर नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेयान। दूसरा है बिक्यूपरामोनियम रेयान। और सी है बिस्कस रेयान। और इसमें है मानव निर्मित सेल्यूलोजिक तंतु। इसके बाद एसीटेट। मानव निर्मित रेशे में कुछ नहीं है। फिर खनिज तंतु में मेटेलिक, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, फाइबर ग्लास, टेफ्लॉन।
कपास के कोह को फटने से पूर्व ही एकत्र कर लिया जाता है। बिनौलों अलग करने हेतु गांठ बांधकर मशीनों में भेजा जाता है। वहां रुई धुनकर छोटे व कड़े तंतु अलग अलग करके उनकी पुनियां बना ली जाती हैं। तैयार पुनियों को मशीनों द्वारा खींचकर व ऐंठन देकर सूत कात किया जाता है। अब इस सूत को कपड़ा बनाने हेतु मशीन पर भेज दिया जाता है। कपास के बने वस्त्र उपयोगी व विश्वव्यापी होते हैं। इनके निर्माण में कोई अधिक व्यय भी नहीं आता, इसलिए सूती वस्त्र सस्ते व लोकप्रिय हैं। अब उसमें है दूसरा कापोक बीज वाले में। पहला था कपास, दूसरा है कापोक। कापोक भी बीज वाला वनस्पतीय तंतु है। यह एक प्रकार के वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है। इसके वृक्ष भारत तथा वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। इसके बीज के चारों ओर तंतु कपास के समान ही लिपटा होता है। इसका तंतु कपास के तंतु से उत्तम तथा रेशम के अनुरूप होता है। यह कताई के उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती। इसके तंतु से सूत कपास के समान नहीं निकाला जा सकता, किंतु यह जीवन सुरक्षा, पेटी, चटाई आदि के लिए अधिक उपयोगी होता है। यह गीला होने पर शीघ्रता से सूख जाता है तथा नमी अवरोधक होता है। यह ऐसे पदार्थों के लिए अधिक उपयुक्त होता है जिसका निरंतर प्रयोग नमी में करना पड़ता है। अब भी है तने वाले रेशे। तने में कौन कौन से आ जाएंगे? लीलन, जूट, हेम्प। तने वाला देखते हैं। तने वाले रेशे। वानस्पतिक जगत में कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके तने से तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पौधों के तनों पर कई प्रकार की प्रक्रियाएं करके उनमें से तंतुओं को खींचा जाता है। लीलन, जूट व हेम्प आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले तंतु हैं। इसमें पहला है लीलन। यह तंतु सन नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स पौधे की लंबाई 40 इंच से 60 इंच तक होती है। यह पौधा शीतोष्ण जलवायु तथा नमी युक्त स्थानों पर उत्पन्न होता है। इसके तने पर नीले व पीले रंग के फूल लगते हैं। जब जड़ के पास पौधे का रंग पीला पड़ जाए तथा फूल गहरे पीले या भूरे रंग के हो जाएं, तब पौधों को जड़ सहित भूमि से उखाड़ लिया जाता है। इन उखड़े हुए पौधों के तने या डंठल काफी दिनों तक पानी में पड़े रहने देते हैं। पानी में पड़े रहने से इनकी बाह्य छाल स्वतः ही पृथक हो जाती है। अंदरी तंतु पेक्टिन, मोम व अन्य गोदीय पदार्थों के कारण आपस में गुंथे रहते हैं। इन अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं के करने के पश्चात इन विजातीय पदार्थों गोद, मोम, पेक्टिन आदि को हटाया जाता है। इस प्रकार इन तंतुओं को वस्त्र उपयोगी बनाकर वस्त्र को बुना जाता है। इस तंतु के अन्य वस्त्र काफी कोमल, चिकने व कीमती होते हैं। वस्त्रों के निर्माण में समय व श्रम भी अपेक्षाकृत सूती वस्त्रों से अधिक लगता है। लीलन के रेशे की रचना में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आदि तत्व भाग लेते हैं। लीलन के तंतु में 70% सेल्यूलोज, 25% पेक्टिन तथा 5% अन्य अशुद्धियां मिलती रहती हैं। अब दूसरा है तने से प्राप्त होने वाला जूट। कपास के उपरांत जूट ही ऐसा तंतु है जिसका सर्वाधिक प्रयोग वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है।
वनस्पतिक जगत से प्राप्त यह तंतु जूट के पौधे से प्राप्त होता है। पौधे की रचना में केवल एक तना होता है जिसकी मोटाई अंगुली के बराबर रहती है। पौधे की लंबाई 5 से 12 फुट होती है। जब पौधे पर फूल मुरझाने लगे तब तने को जड़ सहित काट लिया जाता है। बीज पकने पर ही तना काटा जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसी स्थिति में तंतु मजबूत प्राप्त होते हैं। तनों को काटकर कई दिनों तक पानी में पड़े रहने देते हैं जिससे तने की बाह्य छाल गलकर पृथक हो जाए। कोमल पीले रंग के तथा अलौकिक चमक लिए रेशे प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में रेशे उलझे हुए रहते हैं। जूट का उत्पादन नर्म व गर्म वातावरण युक्त स्थानों पर किया जाता है। बांग्लादेश जूट उत्पादन का बांग्लादेश जूट का उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक है। मतलब सबसे अच्छा जूट बांग्लादेश में प्राप्त किया जाता है। संसार का समस्त जूट उत्पादन का 85% भाग अकेले बंगाल देश में उत्पादित होता है। जूट के बोरे व गांठें आदि बनाई जाती हैं। उत्तम प्रकार के रेशे से गलीचे, दरियाँ व अन्य हस्तकला का सामान निर्मित किया जाता है। अब तीसरा देखते हैं हेम्प। हेम्प भी तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। हेम्प का तंतु भी वनस्पतिक जगत में से एक पेड़ से प्राप्त होता है। इस रेशे का प्रयोग अत्यंत सीमित है। कारण है कि वस्त्र उपयोगी जिन गुणों का तंतु में समावेश होना चाहिए, हेम्प में उन गुणों का अभाव पाया जाता है। हेम्प का सर्वाधिक प्रयोग कागज उद्योग में किया जाता है। गलीचे, रस्सी तथा जूते का निचला भाग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हेम्प का तंतु साधारणतः काले रंग का होता है। मनीला में उत्पन्न होने वाला हेम्प अच्छी किस्म तथा श्वेत रंग का होता है। हेम्प उत्पादन देश सोवियत संघ, रोमानिया, भारत व हंगरी आदि हैं। भारत में इसकी खेती मुख्यतः महाराष्ट्र, मद्रास व कर्नाटक में की जाती है। अब भी है जानता हो तंतु। जानवरों से हमें कौन कौन से तंतु प्राप्त होते हैं? ऊन और दूसरा है रेशम। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जानता हो तंतु वे तंतु जो जीवधारियों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जानता हो तंतु कहते हैं। जानता हो तंतु जंतु जगत में पाए जाने वाले पशुओं की खाल में स्थित बालों व कीड़ों से प्राप्त होते हैं। जानता हो तंतु का अन्य नाम प्राणिज, पशुजन्य तंतु आदि हैं। रासायनिक संगठन में मुख्य भाग प्रोटीन का होने के कारण इन्हें प्रोटीन तंतु भी कहा जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऊन, दूसरा है रेशम। अब देखते हैं ऊन। जंतु जगत में प्राप्त अनेक जानवरों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ये बाल जानवरों को शीत व बर्फीले स्थानों पर रहने के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं। बालों की सहायता से ही जानवर अपना शीत से बचाव कर पाते हैं। पर्वतीय व बर्फीले स्थानों पर पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर इसी कारण बड़े बड़े बाल होते हैं। आदि मानव इन पशुओं का शिकार करके उनकी खाल को शरीर आवरण के रूप में प्रयोग करता था, परंतु वैज्ञानिक आविष्कारों के युग में मानव ने ऐसी मशीनें निर्मित कर ली हैं जिनकी सहायता से पशु को मशीन के माध्यम से गुजारकर उसको बिना मारे उसकी त्वचा पर से बाल उतार लिए जाते हैं।
अब इस विधि से प्राप्त बालों की सफाई करके उनमें ऐंठन देकर उनसे तंतु पुन लिए जाते हैं। पशु को भी मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे एक लाभ और होता है कि उसी पशु के कुछ समय बाद पुनः बाल उगाते हैं। ऊन प्राप्ति हेतु विभिन्न जानवरों की खालों को प्रयुक्त किया जाता है। खरगोश, ऊँट, बकरी, घोड़े, शेर तथा अन्य बर्फीले प्रदेश में रहने वाले जानवर इस आशय से प्रयुक्त किए जाते हैं। ऊन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भेड़ है। अधिकांश ऊन भेड़ों की खाल से भी प्राप्त होती है। मेरिनो जाति की भेड़ से तो सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है। सबसे अच्छा ऊन मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त होता है। उत्तम श्रेणी की ऊन प्राप्त करने हेतु भेड़ों को विशेष रीति व देखभाल के साथ पाला जाता है। ऊन की किस्म भेड़ की किस्म व जाति पर निर्भर करती है, पर इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि भेड़ के किस भाग से ऊन प्राप्त की गई है। भेड़ के पीठ व अन्य भागों से प्राप्त ऊन घटिया किस्म का होता है, जबकि कंधे से लेकर दोनों तरफ के पेट वाले भाग का ऊन उत्तम किस्म का होता है। पहले के मानव समझदार नहीं थे, वह जानवरों को मारकर उनकी खाल उतार लिया करते थे, जिसके कारण जानवरों की संख्या घटती गई। वर्तमान समय में मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार किया, जिससे भेड़ों के बाल भी उतारे जाते हैं और वह जीवित भी रहता है। दूसरा है रेशम। जांतव तंतुओं में कीड़ों द्वारा प्राप्त रेशम का तंतु प्रयोग वस्त्रोद्योगों में काफी पुराना व महत्वपूर्ण है। रेशमी वस्त्र अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और अलौकिक चमक के कारण काफी लोकप्रिय रहे हैं। रेशम का कीड़ा शहतूत या ओक की पत्तियों पर पलता है। अंडे से कीड़ा बनने तक की स्थिति में 4 अवस्थाओं से गुजरता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। यह क्वेश्चन में पूछा भी गया है। कीड़े की अवस्था, तो सबसे पहले आएगा अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। लार्वा की स्थिति आने पर मुंह पर स्थित 2 लार ग्रंथियों से निकले लार जैसे स्राव से अपने आप को पूर्णतः लपेट लेता है। इसी अवस्था में इसे कोकून कहते हैं। कोकून कहते हैं। कीड़े को इसी अवस्था में मारकर विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाकर रेशम का तंतु प्राप्त किया जाता है। इस रेशे की लंबाई 2000 से 4000 गज तक होती है। यह धागा सुंदर, चमकीला, मजबूत व मुलायम होता है। अब सी आ जाएगा, खनिज तंतु। जो तंतु खानों से प्राप्त किए जाते हैं खनिज तंतु कहलाते हैं, जैसे एस्बेस्टस। प्राकृतिक में यह अकेला रेशा है जो खानों से तंतु के रूप में प्राप्त होता है। एस्बेस्टस यह अधात्विक खनिज तंतु है। इटली, कनाडा व दक्षिणी अमेरिका में विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होती है। एस्बेस्टस के तंतु अज्वलनशील, जंग प्रूफ व एसिड प्रूफ होते हैं। इन्हीं सब गुणों के कारण इस खनिज तंतु का प्रयोग अग्निशमन वाले व्यक्तियों की पोशाकें व अज्वलनशील पर्दे आदि बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इसका उपयोग कपास के साथ भी मिलाकर किया जाता है। इसे 2 या 3 प्लाई बनाया जाता है, जिससे
मजबूती प्राप्त हो सके। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग पैकिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। डी है प्राकृतिक में रबर। अब देखते हैं दूसरा वाला। वो तो प्राकृतिक जगत का था, अभी कृत्रिम जगत का है। इस प्रकार के तंतु प्रकृति के किसी भी स्रोत से नहीं प्राप्त किए जा सकते, वरन इन्हें बनाने हेतु रासायनिक व यांत्रिक विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। ये तंतु प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा अधिक मजबूत व अस्थायी होते हैं। इनकी प्राप्ति स्रोत भी प्राकृतिक तंतुओं की भांति सीमित मात्रा में नहीं होते। आधुनिक युग की परिस्थितियों व फैशन के अनुरूप इन वस्त्रों को बनाकर उनका प्रयोग खूब हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा चाहे वैसा वस्त्र बना सकते हैं और अच्छा भी होता है। कृत्रिम तंतु में भी दो आते हैं, मानव द्वारा निर्मित और दूसरा है रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित। तो मानव निर्मित में देखते हैं पहले। मानव निर्मित तंतुओं के निर्माण हेतु लकड़ी या बांस की लुगदी व कपास को रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके घोल में परिवर्तित कर लिया जाता है। तत्पश्चात इस तैयार घोल को बारीक छिद्रों वाले स्पिनिरेट से होकर गुजारा जाता है। फलस्वरूप बारीक, अविरल व चमकदार रेशा प्राप्त होता है। इस तंतु को सुखा लिया जाता है। मानवकृत तंतुओं को सम्मिलित व सामूहिक रूप से रेयान नाम दिया गया। रेयान का शाब्दिक अर्थ हुआ तल जो प्रकाश परिवर्तित करे। रेयान का शाब्दिक अर्थ है तल जो प्रकाश परिवर्तित करे। रेयान कई प्रकार के होते हैं, इसी अनुसार उनके भौतिक व रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। रेयान का वर्गीकरण अग्रलिखित प्रकार के हैं। रेयान इसमें 3 भागों में बटा हुआ है। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, विस्कस रेयॉन, कुप्रामोनियम रेयॉन। पहला वाला देखते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन। रेयॉन निर्माण की यह सर्वाधिक प्राचीन विधि है। सन 1884 ईस्वी प्रो जॉर्ज एडमर्स ने सर्वप्रथम इस विधि द्वारा रेयान निर्मित किया। इस विधि से कपास पर नाइट्रिक अम्ल व गंधक के अम्ल की क्रिया करके उसका घोल तैयार कर लिया जाता है। तैयार घोल के गाढ़ेपन को कम करने हेतु उनमें अल्कोहल या ईथर की मात्रा मिलाई जाती है। तब तैयार घोल को बारीक छिद्रों वाले स्पिनिरेट से होकर गुजारा जाता है। ईथर या अल्कोहल वाष्प बनकर उड़ जाती है तथा अविरल धागा बचा रहता है। प्राप्त धागों को सुखा लिया जाता है। इस विधि का अब ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है, क्योंकि अत्यधिक खर्चीली होने के कारण इस विधि को आधुनिक काल में उपयोग नहीं किया जाता। आधुनिक काल में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब विस्कस रेयॉन दूसरा वाला। रेयॉन बनाने की इस विधि का आविष्कार सन 1892 में वेबर, क्रॉस व मीडल नामक वैज्ञानिक ने किया। बांस की लुगदी में कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करके उसे क्षारीय सेल्यूलोज में परिवर्तित कर लेते हैं। 2 से 3 दिन पश्चात इसमें कार्बन सल्फाइड मिलाकर जेनेथेट सेल्यूलोज बना लेते हैं। इस
कास्टिक सोडा के पतले घोल में डालकर गाढ़ा होने देते हैं। प्राप्त गाढ़े पदार्थ को ही विस्कस कहते हैं। विस्कस को जमने पर बारीक छिद्र वाले स्पिनरेट से होकर गुजारने पर अविरल धागा निकिरेयन प्राप्त होता है। इस विधि से सुंदर वस्त्रों का निर्माण होता है। अब सी वाला देखते हैं, कुप्रामोनियम रेयन। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में फ्रांस के वैज्ञानिक L.H. देस्पिसज द्वारा किया गया था। इस विधि से कपास की पट्टियों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इनको कास्टिक सोडा में घोलकर उसमें कॉपर सल्फेट व अमोनिया हाइड्रोक्साइड की डाली जाती है। द्रव के जमने पर उसे स्पिनरेट से होकर गुजारा जाता है। फलस्वरूप धागा प्राप्त होता है। अब देखते हैं बी, रासायनिक विधियों से प्राप्त तंतु। मतलब प्राकृतिक तंतु में दो था, मानव द्वारा निर्मित तंतु और दूसरा था रासायनिक विधियों द्वारा तंतु प्राप्त निर्मित तंतु। तो पहले हम लोग देख चुके हैं मानव निर्मित तंतु में ये तीनों थे। अब अगला देखते हैं बी वाला, रासायनिक विधियों से निर्मित तंतु। रासायनिक तंतुओं का निर्माण करने हेतु अनेक रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके उस पर रासायनिक अभिक्रियाएं की जाती हैं। उपर्युक्त रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप नायलॉन लवण प्राप्त होते हैं, जिसे फ्लैक्स में काटकर पिघलाकर महीन छिद्रों वाली स्पिनरेट से होकर गुजारा जाता है। स्पिनरेट से निकलने के बाद यह घोल पतले, चमकीले व अविरल धागे का रूप ले लेता है। सूखने के बाद ये रेशे वस्त्र उपयोगी कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन तंतुओं को इच्छित आकार व आकृति का कृत्रिम विधि से ताप देकर बना लिया जाता है, इसलिए ऐसे तंतु ताप सुनम्य तंतु कहलाते हैं। रासायनिक विधि द्वारा निर्मित इन तंतुओं ने वस्त्र उद्योग में क्रांति ला दी है। अब से इनका उत्पादन शुरू हुआ है। वस्त्र उद्योग व वस्त्र विज्ञान की परिभाषा विस्तृत हो गई है। जादुई गुणों के कारण इन तंतुओं को जादुई रेशा भी कहते हैं। इन तंतुओं को आसानी से धोया व सुखाया जा सकता है। परिसज्जा स्त्री की भी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब स्त्री की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। वस्त्रों पर किसी प्रकार की सिकुड़न नहीं आती। वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे भी आसानी से छुड़ाए जा सकते हैं। यह जिस आकृति व आकार हेतु बनाए जाते हैं उसी रूप व आकार के अनुरूप फिट बैठते हैं। कृत्रिम तंतुओं को छोटे तंतुओं के रूप में बनाकर फिर उन्हें काटकर ऊनी कपड़ों का सा भ्रम पैदा किया जा सकता है। कृत्रिम तंतुओं के बने वस्त्र विभिन्न कार्डिंग, स्वेटर, जर्सी, स्लैक्स, मोजे आदि बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। आधुनिक समय में इनकी लोकप्रियता के कारण नित्य ही नवीन रासायनिक तंतुओं का प्रयोग किया जा रहा है। प्रमुख रासायनिक तंतु निम्नलिखित हैं। पहला है नायलॉन। इस तंतु की खोज सर्वप्रथम सन 1838 में न्यूयॉर्क की डेक्यूपोंट कंपनी के डॉक्टर कैरोथर्स ने की।
नायलॉन एक बहुलक रेशा है। यह हेलिक्स, मैथिलीन, डायमीन व एडमिड एसिड नामक रसायनों के प्रयोग से बनता है। नायलॉन तंतु चिकना, अत्यधिक सूक्ष्म, आर्द्र व पारदर्शी होता है। ये तंतु असीमित लंबाई के होते हैं। वस्त्र बनाते समय इन्हें आवश्यकता अनुसार लंबाई का काट लेते हैं। दूसरा है अरलान या टेरिलीन। सर्वप्रथम इस तंतु का निर्माण सन 1944 में किया गया। इसके निर्माण हेतु एथिलीन ऑक्साइड तथा हाइड्रोसायनिक एसिड को अभिकृत कराके एक्रिलोनिट्रीन नामक पदार्थ प्राप्त कर लिया जाता है। एक्रिलोनिट्रीन पदार्थ को घोलक में घोलकर छोटे छोटे छिद्रों वाले स्पिंडल से होकर गुजारा जाता है। फलस्वरूप अविरल धागा प्राप्त होता है। तंतु को काटकर व खींचकर आवश्यकतानुसार शक्ति प्रदान की जाती है। इसके बाद तंतुओं को नियंत्रित मात्रा में ढीला छोड़ देते हैं ताकि वह अस्थायी रूप ले सके। अरलान तंतु अत्यधिक चिकने व चमकदार होते हैं। तीसरा है डेक्रान। यह रासायनिक तंतु पॉलिएस्टर से बनता है। इसके तंतु सीधे, चिकने व गोल होते हैं। इन्हें ताप सुनम्य बनाया जाता है। इनको नायलॉन की तरह पिघलाकर काता जाता है। इन पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पानी अवशोषित करने की क्षमता भी इनमें बहुत कम होती है। धोने के पश्चात इनके वस्त्र सिकुड़ते नहीं तथा क्रीज एक भी नहीं रहती। अब है प्राकृतिक तथा कृत्रिम तंतुओं में अंतर। वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सभी तंतुओं को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त किया गया है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम तंतु। दोनों प्रकार के तंतुओं में मुख्य अंतर इनकी प्राप्ति स्रोत है। प्राकृतिक तंतु प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि कृत्रिम तंतु कृत्रिम विधियों से निर्मित किए जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक तंतुओं की प्राप्ति सीमित मात्रा में संभव है, जबकि कृत्रिम तंतु मनचाही मात्रा में निर्मित किए जा सकते हैं। प्राकृतिक तंतुओं के प्राकृतिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि कृत्रिम तंतुओं के गुणों में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा कृत्रिम तंतु अधिक मजबूत, टिकाऊ तथा विविधतामय होते हैं। कृत्रिम तंतुओं की लंबाई एवं मोटाई निश्चित होती है, परंतु कृत्रिम तंतुओं की मोटाई एवं लंबाई अपनी इच्छा के अनुसार बनाई जा सकती है। तो आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।